हमारा पड़ोसी यानी कि भारत का पड़ोसी है नेपाल। हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो नेपाल में राजशाही के समर्थन वाले आंदोलन में योगी की तस्वीर दिखने पर विवाद। जानिए आखिर ये पूरा मामला क्या है। और ट्रेंड कर रहे हैं कहाँ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेपाल में। तो नेपाल में इन दिनों राजतंत्र के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। राजतंत्र के समर्थन करने वाले लोग नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। रविवार को पोखरा से काठमांडू के तिरुभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ज्ञानेंद्र शाह पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग उनकी आगवानी में खड़े थे। नेपाल के पत्रकारों का कहना है कि एयरपोर्ट के मुख्य गेट पर ज्ञानेंद्र के कम से कम 10,000 समर्थक रहे होंगे। भीड़ नारा लगा रही थी कि नारायणी हिटी खाली करो, हमारा राजा आ रहे हैं। नारायण हिटी नेपाल का रॉयल्स पैलेस है जहां राजा रहते थे। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद से इस तरह सार्वजनिक रूप से ना के बराबर दिखते थे। कुछ खास मौकों पर बहुत ही औपचारिक बयान जारी करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काफी सक्रिय दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल में लोग सरकार से काफी निराश हैं और इसी से राजतंत्र के समर्थकों को मौका मिला है। नेपाल में कुछ भी होता है तो भारत पर सबकी नजर रहती है। रविवार को काठमांडू में ज्ञानेंद्र के स्वागत में आई भीड़ में से एक शख्स ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर खड़ा था। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देखने के बाद से नेपाल में बहस शुरू हो गई कि क्या इस आंदोलन का भारत से संबंध है। योगी की तस्वीर पर बहस भी छिड़ गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की केंद्रीय समिति के सदस्य विष्णु विष्णु रिजाल ने ज्ञानेंद्र योगी की उस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, ये 1950 का दौर नहीं है जब भारतीय दूतावास में शरण लेने दिल्ली पहुंचे त्रिभुवन शाह को भारत ने फिर से राजगद्दी पर बैठा दिया था। बेहतर होगा कि जन आंदोलन के बाद राजशाही से बेदखल हुए ज्ञानेंद्र फिर से राजगद्दी के लिए लार न टपकाए। विष्णु रिजाल ने लिखा है कि जिस योगी की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किया गया उसी योगी ने ज्ञानेंद्र को कुंभ में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया, जबकि इसी कुंभ में 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ऐसा तब है जब ज्ञानेंद्र खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। गणतंत्र का विरोध करते हुए उन्होंने इसे विदेशियों का व्यवस्था कहा और ऐसा कहकर उन्होंने जनता का अपमान तो किया ही, लेकिन फिर से राजा बनने के लिए विदेशियों की दलाली करने से कथित राष्ट्रवाद का मुखौटा भी अच्छी तरह से उतर गया। योगी की तस्वीर का हवाला देकर विष्णु रिजाल कहते हैं कि ज्ञानेंद्र राजा बनने के लिए विदेशियों की दलाली कर रहे हैं। रविंद्र मिश्र राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी को ज्ञानेंद्र का समर्थन हासिल है। मिश्र राजशाही वापस लाने के आंदोलन में शामिल है और आप देखते हैं कि उसने पूछा कि ज्ञानेंद्र के साथ योगी की तस्वीर कैसे आ गई और इसके क्या मायने हैं। मिश्र कहते हैं, देखिए लाखों की भीड़ में कौन किसकी तस्वीर लेकर आता है इसे हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। सिर्फ एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेकर खड़ा था, उस व्यक्ति ने अपना नाम भी बताया, प्रदीप विक्रम राणा। लाखों लोग जब सड़क पर आते हैं तो कई काम ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से सड़क पर उतरे और कहीं कोई हिंसा नहीं हुई और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि लेकिन लोग बात किसकी कर रहे हैं। वही एक व्यक्ति की जो योगी की तस्वीर लेकर आया था। ऐसे में प्रदर्शन में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि राजा का एजेंडा इतना लोकप्रिय हो रहा है कि इससे नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। अब बात आती है कि प्रदीप विक्रम राणा कौन था। तो रविंद्र मिश्रा कहते हैं कि सरकार हमारे आंदोलन से डर गई है। सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है। लोग राजतंत्र के समर्थन में आ रहे हैं। हमारे आंदोलन को रोकने के लिए ही सरकार ने काठमांडू में 2 महीने की निषेधाज्ञा लगा दी है। खास करके नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का सबसे बड़ा पाखंड यही है कि ये सरकार में होती हैं तो भारत के साथ होती हैं और सत्ता से बाहर रहने पर भारत को गालियां देती है। इन्हें लगता है कि भारत को गाली देना ही राष्ट्रवाद है। रविंद्र मिश्र ने उससे पूछा कि योगी की तस्वीर लेने वाला प्रदीप विक्रम राणा कौन है। मिश्र कहते हो कि वह खुद ही कोई हिंदूवादी बताता है। रविवार को काठमांडू जिला प्रशासन ने कुछ स्थानों को चिन्हित कर निषेधाज्ञा लगाने की घोषणा की थी। ये निषेधाज्ञा 9 मार्च से अगले 2 महीने तक रहेगी और जिन इलाकों को निषेधाज्ञा लगाई गई वे हैं महाराजगंज स्थित राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास, दूतावास वाले इलाके, लेनचोर से सिंह दरबार, वालूवटार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद भवन के आसपास का इलाका। इन स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। कोई जुलूस या विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। नेपाल में 2008 में 239 साल पुराने राजशाही व्यवस्था खत्म कर लोकतंत्र आया था। नेपाल का लोकतंत्र अभी 17 साल का हुआ है। 11 सरकारें बदली हैं और नेपाल के लोकतंत्र को लेकर कई लोग टिप्पणी करते हैं। यहाँ के नेता सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने में बहुत जल्दी माहिर हो गए हैं। भारत में नेपाल के राजदूत रहे दीप कुमार उपाध्याय कहते हैं कि असल मुद्दा यह है कि लोकतंत्र नेपाल में लोगों
क्या लोगों को आप देखेंगे कि लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। दीप कुमार उपाध्याय कहते हैं कि अगर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां सचेत नहीं हुई तो राजतंत्र को लेकर लोगों का आकर्षण और बढ़ेगा। अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालात बेकाबू हो सकते हैं। मैं खुद ही मानता हूं कि लोकतंत्र जिस लक्ष्य के लिए आया था उससे दूर हो चुका है। भारत की दक्षिणपंथी राजनीति और नेपाल की राजशाही। तो नेपाल की राजनीति भारत से प्रभावित होती रही है। नेपाल में कई लोग कहते हैं कि मिल जाते हैं कि यहाँ की राजनीति काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से चलती है। नेपाल की राजशाही व्यवस्था से भारत की दक्षिणपंथी राजनीति का अच्छा संबंध रहा। 1964 में नेपाल के राजा महेंद्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में मकर संक्रांति की रैली को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण को किंग महेंद्र ने स्वीकार कर लिया और किंग महेंद्र के रूख में से भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार काफी असहज थी। तब आरएसएस की कमान गोलवलकर के पास थी और उन्होंने ही किंग महेंद्र के आने की घोषणा की थी। यह बात स्पष्ट नहीं थी कि किंग महेंद्र ने आरएसएस का न्योता स्वीकार करने से पहले दिल्ली की सरकार से संपर्क किया था या नहीं। और 1960 के दशक में नेपाल में भारत के राजदूत रहे श्रीमन नारायण ने इंडिया एंड नेपाल एंड एक्सरसाइज इन ओपन डेमोक्रेसी में लिखा, किंग महेंद्र ने आरएसएस का न्योता तब स्वीकार किया था जब दिल्ली को की कांग्रेस सरकार ने उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ आरएसएस नेपाल वहां के किंग को हिंदू किंगडम के रूप में दिखता था। आरएसएस नेपाल को राम राज्य की मिसाल के तौर पर दिखता था, जो मुस्लिम शासकों के हमले से अशुद्ध नहीं हुआ था। आरएसएस के इस सपने में नेपाल अखंड भारत का हिस्सा रहा है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। प्रशांत झा नेपाल के हैं और वह हिंदुस्तान टाइम्स के अमेरिका में संवाददाता हैं। प्रशांत ने अपनी किताब बैटल्स ऑफ द न्यू रिपब्लिकन में लिखा है कि राजा वीरेंद्र पंचायती व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे थे। तभी विश्व हिंदू परिषद ने काठमांडू में राजा वीरेंद्र के समर्थन में लामबंदी की थी। उन्हें विश्व हिंदू सम्राट घोषित किया था। शाही कत्लेआम के बाद राजा ज्ञानेंद्र को भी बीएचपी ने यही उपाधि दी थी। नेपाल के शाह वंश का गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से इतिहास से संबंध रहा है। गोरखनाथ मंदिर की नेपाल में कई संपत्तियां हैं, इनमें स्कूल अस्पताल भी शामिल है। अब बात आती है नेपाल के सेक्युलर बनने से खुश नहीं थे योगी। योगी आदित्यनाथ नेपाल के सेकुलर राष्ट्र बनने के फैसले से खुश नहीं थे। यूपीए सरकार की नेपाल नीति को लेकर प्रशांत झा ने 2006 में योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा तो योगी ने जवाब दिया था कि केवल नेहरू भारत को समझते थे। नेहरू को पता था कि नेपाल में राजशाही जरूरी है, इसलिए राणाशाही के बाद किंग को सत्ता में बैठाया था। नेपाल में कुछ भी होता है तो उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। नेपाल में शांति स्थिरता राजशाही से स्थापित हो सकती है। नेपाल में माओवादी और भारत के नक्सली मिलकर काम करते हैं। नेपाल में माओवादियों के हाथ में सत्ता आएगी तो भारत के नक्सलियों का भी मन बढ़ेगा, और अगर बीजेपी सत्ता में होती तो ऐसा कभी नहीं होता, योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा था। नेपाल में भारत के राजदूत रहे रंजीत राय ने अपनी किताब काठमांडू डिलेमा रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज में लिखा है कि पंचायती व्यवस्था में तुलसी गिरी नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे। वह आरएसएस के मेंबर थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का आइडिया उन्हीं का था। तुलसी गिरी के समय में भारत के हिंदूवादी संगठनों और नेपाल के रॉयल पैलेस के बीच गहरे संबंध बने थे। नेपाल 1962 के संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र बना था और बनाने वाले किंग महेंद्र थे। हालांकि भारत में जिसकी भी सरकार सत्ता में रही उसका असर नेपाल की राजनीति में रहा है। भारत के वामपंथियों का संबंध नेपाल के वामपंथियों और माओवादियों से रहा है, समाजवादियों का रहा है, और अब हिंदुत्व की राजनीति सत्ता में है तो उनका भी प्रभाव ज्यादा है। भारत इस आंदोलन को कैसे देखेगा? नेपाल में राजतंत्र के समर्थन में आंदोलन को भारत किस रूप में लेगा? यही सवाल डेनमार्क में नेपाल के राजदूत रहे काठमांडू में सेंटर फॉर सोशल इंक्लूजन एंड फेडरलिज्म नाम से एक थिंक टैंक चलाने वाले विजयकांत करण ने पूछा। विजयकांत करण कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि भारत नेपाल में राजतंत्र से जुड़े किसी आंदोलन का समर्थन करेगा। ज्ञानेंद्र कई बार दिल्ली जा चुके हैं लेकिन उनसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की। ज्ञानेंद्र ने पीएम मोदी से मिलने की कई बार कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हुई। ज्ञानेंद्र की मुलाकात उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से जरूर होती है, लेकिन वो इसलिए कि राजघराने का गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से ऐतिहासिक संबंध है। रविंद्र मिश्र से पूछा कि ज्ञानेंद्र से पीएम मोदी क्यों नहीं मुलाकात करते। इसके जवाब मिश्र कहते हैं कि भारत के मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निरंतर ये दलील दे रहा हूँ कि गणतंत्र होने से पहले नेपाल के साथ भारत का ज्यादा भरोसा वाला संबंध था। और विवाह पंचमी में नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर में वहीं के राम मंदिर से बारात आती है। अब यह बारात अयोध्या से भी आने लगी है। यह बारात अब स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय बन गई है और उतनी ही सियासी। और साल 2018 में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जनकपुर बारात लेकर पहुंचे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बता सकते हैं। आप लोग राजतंत्र के पक्ष में हैं या लोकतंत्र के पक्ष में हैं?
और दोनों के क्या क्या अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, ये अगर एक सामान्य जानकारी है आपको तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।